दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर, जिसका टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। तो आज के इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मैं पेपर को डिस्कस करने के साथ साथ इसको सॉल्व भी कराऊंगा, यानी कि आपको सोल्यूशन भी देते चलूँगा। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें पेपर की, तो यहाँ पर पेपर का टाइम दिया हुआ है 2 घंटे का, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 75, यानी कि जो पेपर है वो टोटल 75 नंबर का है। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो सभी जो सेक्शन है ए बी सी, यानी कि 3 खंड है, खंड अ, खंड ब और खंड स। तो जो सेक्शन ए है उसमें आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप, और सेक्शन सी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं सेक्शन ए की ओर। तो सेक्शन ए का जो आंसर है केवल आपको 50 वर्ड में देने हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से देखा जाए टोटल 30 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है डेस्मोसोम, यानी कि बंध काय। तो डेस्मोसोम क्या होता है? तो अगर आपने सेल पढ़ा होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम एक प्रकार का कनेक्शन होता है, यानी कि एक प्रकार का इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो कि 2 सेल को जोड़ने का काम करता है। तो एक तरह से देखा जाए यह एक प्रकार का कनेक्टिंग फिलामेंट्स है जो कि 2 आसपास के सेल को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है इंडोसाइटोसिस, यानी कि अंतः कोशिकता क्या होती है? तो अगर हम बात करें इंडोसाइटोसिस की, तो इंडोसाइटोसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, इंडो प्लस साइटोसिस। इंडो का मतलब होता है विद इन, साइटोसिस का मतलब होता है सेल, यानी कि कोशिका के अंदर। तो इंडोसाइटोसिस एक प्रकार की वह प्रक्रिया है जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल जो कि नॉन डिसॉल्व पार्टिकल होते हैं, जब ये सेल के साइटोप्लाज्म में अंदर की ओर जाते हैं, यानी कि बाहर से जब कोई पदार्थ कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में जाता है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्रिस्टी, जिसे हिंदी में बोलते हैं शिखा। तो अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर, यानी कि एक प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। तो क्रिस्टी के कारण जो एटीपी के फॉर्मेशन का प्रक्रिया है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो क्रिस्टी है एक स्टाल्क्ड पार्टिकल है जो कि इनर मेम्ब्रेन को कवर करता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है 70S राइबोसोम। तो अगर हम बात करें 70S राइबोसोम की, तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक लार्ज सब यूनिट होता है जो कि 50S होता है, और एक स्मॉल सब यूनिट होता है जो कि 30S होता है। और आपको बता दें कि ये जो सब यूनिट होते हैं वो बने होते हैं rRNA और राइबोसोमल प्रोटीन से। तो जो 50S सब यूनिट है वो बना होता है 23S rRNA से और 5S rRNA से, जबकि जो 30S सब यूनिट है ये केवल बना होता है 16S rRNA से, और इसके अलावा 20 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है? यदि पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? अगर नहीं पाया जाता है तो भी आप आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पैकीटीन। तो पैकीटीन सेल डिवीज़न से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सेल डिवीज़न अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सेल डिवीज़न होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। और जो मियोसिस है, मियोसिस जो होता है वो 2 बार डिवीज़न होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेस फर्स्ट है उसका जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है पैकीटीन। तो जो पैकीटीन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड
पैकीज से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है थिक। यानी कि इस स्टेज में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक पास आते हैं और उनके बीच जो होती है क्रोमैटिड्स की अदला बदली होती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो आपको पैकेटिन स्टेज में सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स और क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने सेल डिवीज़न पढ़ा होगा तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस। तो मेंडेलियन लॉ अगर आप पढ़े होंगे तो मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाले जो चैप्टर है या फिर कह सकते हैं जो यूनिट है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बैक क्रॉस की। ए क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल विथ एनी वन ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। यानी कि पहली पीढ़ी से प्राप्त जो संतान है उसका क्रॉस अगर हम पेरेंट्स में किसी से करा दें तो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। तो आपने जब मेंडेलियन के रूल्स पढ़े होंगे तो जब आपने देखा होगा कि जब एक टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, ये दोनों पी प्लांट है, जब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन यानी कि F1 पीढ़ी में मिलते हैं कैपिटल T स्मॉल t, यानी कि हाइब्रिड प्लांट। अब यदि इस प्लांट का क्रॉस हम करा दे पेरेंट से, चाहे वो स्मॉल t यानी कि ड्वार्फ से कराएं या फिर कैपिटल T डोमिनेंट से कराएं, तो ये दोनों कंडीशन कहलाती है बैक क्रॉस। तो अब बात आती है टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो जब हम F1 पीढ़ी का क्रॉस होमोलॉगस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में F1 जो है कैपिटल T स्मॉल t है, अगर हम इसका क्रॉस कराएं होमोलॉगस रिसेसिव यानी कि स्मॉल t से, तो ये क्रॉस जो कहलाएगा वो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जी जो है वो है जियार्डिएसिस। तो जियार्डिएसिस क्या होता है, आइए देखते हैं। तो जियार्डिया एक पैरासाइट है जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है और ये कॉज करती है डायरिया इलनेस, या उसी को हम बोलते हैं जियार्डिएसिस। तो जियार्डिएसिस एक रोग है जो कि जियार्डिया नामक पैरासाइट से होता है। तो ये जो जियार्डिया है ये जनरली आपको सॉइल सरफेस, फूड या वाटर जो कि कंटामिनेटेड होते हैं, ह्यूमन या फिर एनिमल के जो मल है उन्हीं के द्वारा कंटामिनेटेड होते हैं, यानी कि उन्हीं के द्वारा पहुंचते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ये आपके यूनिट 8 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपके फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक वाइज, यानी कि आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। और एक वीडियो मैंने ऐसा भी बनाया हुआ है जिसमें कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलेंगे। यानी कि आप एक वीडियो देखकर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को एक ही जगह पर देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों वीडियो के लिंक ऊपर हैं, जूलॉजी और बॉटनी, सभी में आपको यूनिट 1 से यूनिट 8 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन H की ओर, जो कि है एपोप्टोसिस यानी कि कोशिका मृत्यु। तो एपोप्टोसिस होता क्या है आइए समझते हैं। तो 1842 में फर्स्ट टाइम कार्ल वॉग नामक वैज्ञानिक ने एपोप्टोसिस वर्ड दिया था और 1965 में ये पता चला कि जो एपोप्टोसिस है यानी कि जो मृत्यु कोशिका है ये नेक्रोसिस से अलग होती है, यानी कि दोनों ही टर्म अलग होते हैं। तो नेक्रोसिस क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको पता है तो बताइएगा, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट करके बताऊंगा। अब बात करते हैं एपोप्टोसिस की। तो एपोप्टोसिस जो है ये ग्रीक वर्ड फॉलिंग ऑफ से बना है जिसका मतलब होता है सेल डेथ यानी कि कोशिका की मृत्यु। तो हमारे शरीर में बायोकेमिकल चेंजेस होते रहते हैं जिसके कारण 50 to 70 बिलियन सेल पर डे मरते हैं यानी कि ख़त्म होते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई, कैरियोटाइप यानी कि गुणसूत्र प्रारूप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
ए कैरियोटाइप इज़ द नंबर एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ एक यूकैरियोटिक सेल, यानी कि किसी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में किस तरह के क्रोमोसोम हैं, कैसा दिखाई दे रहे हैं, उनका नंबर कितना है, ये आइडेंटिफाई करना कहलाता है कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप के थ्रू हम क्रोमोसोम के साइज़, उसके सेंट्रोमियर का पोजीशन कैसा है, यानी कि वो क्रोमोसोम में कहाँ है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मौजूद है या नहीं है, और जो सैटेलाइट है उसका साइज़ क्या है, तो ये सभी जो हम आइडेंटिफाई करते हैं इसी को हम बोलते हैं कैरियोटाइप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है जे रिसेप्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संग्राही। तो अगर हम बात करें रिसेप्टर की, तो रिसेप्टर एक प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर देखने को मिलते हैं। तो बाहर से जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं, ठीक है, वो सिग्नल लेकर रिसेप्टर सेल के अंदर पहुंचाते हैं। ये एक प्रकार से सेल रिस्पांस का तरीका होता है, या फिर कह सकते हैं सेल सिग्नलिंग का कार्य करते हैं। आइए नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेक्शन बी, यानी कि खंड बी की ओर, जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका आंसर आपको 200 वर्ड्स में देना है। और क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो 3 अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, यानी कि टोटल 30 नंबर इस सेक्शन में भी पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन केवल 3 ही करने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का वर्णन करना है, तो इसके लिए आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तैयार करना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तैयार कर लेते हैं तो अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिखने के लिए आएगा तो भी वो लिख सकते हैं, और अलग से भी पूछ देता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो एक क्वेश्चन तैयार करने से आपके कई तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट सेलुलर जंक्शन, यानी कि सेलुलर जंक्शन के बारे में आपको बताना है। तो सेलुलर जंक्शन आपने पढ़ा होगा, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ने के कार्य करते हैं, तो ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मेक ए लेवल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर डायग्राम बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी क्वेश्चन अगर माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है तब भी वहाँ पर आप डायग्राम बनाएंगे। ये नहीं कि कहा नहीं गया है कि डायग्राम नहीं बनाना तो आप डायग्राम ना बनाएं, तो आपको डायग्राम बनाना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में केवल डायग्राम बनाना है और उसको लेबल भी करना है, यानी कि उसके जो पार्ट है उनके नाम भी लिखने हैं। तो केवल आप डायग्राम बनाकर न छोड़ें, उसके जो पार्ट हैं उसको भी लिखा करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के बारे में बताना है आपको। तो सेल डिवीज़न आपने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है सेल साइकिल। और आपको बता दें कि सेल साइकिल में आपको इंटरफेज और एम फेज, ठीक है, इन दोनों के बारे में लिखना होता है। अक्सर आप क्या करते हैं कि सेल साइकिल में सेल डिवीज़न के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल, इंटरफेज और एम फेज, उसमें क्या होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप है, उनके बारे में लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सीसोम। तो पेरोक्सीसोम की संरचना, उसके कार्य के बारे में बताना है। फिर उसके बाद है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ठीक। तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, यानी कि लिंग संलग्न वंशागति की विशेषता बताइए। तो इसके बारे में आपको लिखना है। बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछे जाएंगे, और इसमें जो आंसर देना है मैक्सिमम 500 वर्ड्स में देना है, और इसमें केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, यानी कि सेक्शन सी से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी आपने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्र की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा विद सुटेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लीज़ ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार रखिएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेंडेलियंस लॉ ऑफ हेरिडिटरी विथ सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि उचित उदाहरण की सहायता से मेंडल के अनुवांशिकता के नियम का उल्लेख कीजिए। तो
ये था लास्ट क्वेश्चन। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसका आंसर हमें प्रोवाइड नहीं कराया गया, तो मैं उनको बता दूं, चूँकि ये क्वेश्चन लॉन्ग है, अगर मैं इनके आंसर बताने चलूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, तो एक बार ज़रूर आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।